नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप कुशल से होंगे। मिलेट्स सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मिलेट्स पर यह तीसरा एपिसोड है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या गेहूं चावल आपके किचन के लिए विलेन हैं या आपके किचन के विलेन हैं गेहूं चावल। यह कैसे आपके घर में घुस गए, यह भी बताऊंगा कि क्या इनको किचन से निकाल देना चाहिए कि नहीं। वीडियो आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब लाइक या डिसलाइक का फैसला लें। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो कृपया शेयर भी कर दें। जिन व्यूअर्स ने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। वैसे मिलेट्स पर पहले के दोनों वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अच्छा लगे तो देख सकते हैं। मिलेट्स का मतलब है मोटा अनाज, मूल अनाज, और यूँ कहें तो गेहूं चावल के मुकाबले कई गुना हेल्दी होते हैं। अगर आप इन परंपरागत अनाजों की कोई खास रेसिपी जानते हों तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और बढ़िया से शुरू कर दीजिए। मिलेट्स फेस्टिवल होने वाले हैं, एक नहीं कई होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि इस मिलेट्स ईयर को खूब बढ़िया ढंग से मनाया जाए और इसके जगह जगह फेस्टिवल कराया जाए। उन्होंने इसका जो है निमंत्रण संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO देशों को भी दिया था। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। वो भी शामिल होते हैं तो इस फेस्टिवल की भव्यता और भी बढ़िया हो जाएगी। अगर फेस्टिवल में आपको कोई इनाम मिल गया, नेम और फेम मिल गया तो बात क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना आपके परिवार की सेहत तो बन ही जाएगी। मैंने पिछले वीडियोज में आपको पंचस्त्री धान्य का जिक्र किया था। इस कैटेगरी में कंगनी मिलेट, जिनको हम टांगुन, कौन या कौड़ी कहते हैं, और अंग्रेजी में ये फॉक्स मिलेट है, और इटालियन मिलेट भी इसको कहा जाता है। सावा मिलेट जो झिंगोरा चावल है, और बार्नयार्ड मिलेट इसको कहते हैं अंग्रेजी में। कुटकी मिलेट, इसको लिटिल मिलेट कहा जाता है। कोदो मिलेट ही है। मुराद मिलेट यानी कि हरी कंगनी या मखरा, इसको ब्राउन टॉप मिलेट कहा जाता है। ये 5 जो ट्रेडिशनल अनाज हैं या मोटे अनाज हैं, वो जो है श्री धान्य में शामिल हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इन 5 अनाजों के लिए ये सबसे ज़्यादा शरीर के लिए उपयोगी हैं। इनमें जो पदार्थ हैं और जो इनकी क्षमता है वो रोग दूर करने वाली है, शरीर को बनाने वाली है और हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने वाली हैं। इनके अलावा रागी या मड़वा, जिनको हम फिंगर मिलेट्स कहते हैं, चीना बाजरा या पोस्ट मिलेट, बाजरा पर्ल मिलेट, ज्वार या सोरगुम मिलेट, मक्का मकई या कॉर्न मेज जिसको हम कहते हैं, ये ऐसे धान्य हैं जो मानव शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि ये कम ज़्यादा खाने पर ये शरीर में कोई नुकसान, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते हैं तो नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। और इसके बाद एक और कैटेगरी है जो कि काफ़ी दिन तक उनकी मात्रा अगर लगातार सेवन करते हैं तो वो शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं गेहूं और चावल। अब हम आज बात करेंगे गेहूं और चावल के ऊपर। इसके पहले कि गेहूं चावल पर डिटेल चर्चा हो, यहाँ प्रसंगवश की एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए प्रसंगवश का पर्दा खोल देते हैं। पिछले 2 एपिसोड में मैंने GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कही थी। आज मैं इसमें एक और टर्म जोड़ने जा रहा हूँ, वो है ग्लाइसेमिक लोड यानी कि GL। ग्लाइसेमिक लोड को यूँ समझने से पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI को दोहरा देते हैं। GI का मतलब है भोजन पदार्थ में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज का शरीर के रक्त में मिलने की रफ्तार, यानी कि जितनी जल्दी ये ग्लूकोज ब्लड में घुलता है वो GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। 100 GI वाले शुद्ध ग्लूकोज को स्टैंडर्ड मान करके दूसरे खाने की चीज़ों से इसकी तुलना की जाती है। यानी कि ये जो GI है वो 0 से लेकर 100 तक की रैंक के बीच में होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI से
भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का तो पता चलता है, यानी कि ये रैंकिंग है, वो कांस्टेंट रहती है, एक समान रहती है, लेकिन ये पता नहीं चल पाती है कि हमारे शरीर में कितनी कार्बोहाइड्रेट चली गई, यानी कि कितनी शुगर चली गई। और यही जानने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का जो लोड है, यानी कि जो GL ग्लाइसेमिक लोड है, उसका पता कर दे हैं। ग्लाइसेमिक लोड यानी कि GL कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की जानकारी देता है। इससे पता चलता है कि जितना भोजन आपने लिया या आप ले रहे हैं उसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हैं मौजूद हैं जो पेट में जा रहे हैं। ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, उसकी मात्रा, यानी कि जितनी भी मात्रा आपने लिया है, यानी कि अगर 25 ग्राम कोई चीज़ ले रहे हैं, 50 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, तो एक तो इंडेक्स है, इंडेक्स और उसकी मात्रा। अगर 100 ग्राम है तो उसको 100 ग्राम से गुणा कर दीजिए और फिर 100 से भाग दीजिए। इस तरह से जो भी संख्या आएगी वो ग्लाइसेमिक लोड होगा। अब ग्लाइसेमिक लोड का जो कैटेगरी है वो हम समझते हैं। इससे पहले देख लेते हैं GI को हम कैसे, कहाँ ज़्यादा मानते हैं, क्रिटिकल मानते हैं, किसको हम मॉडरेट मानते हैं और किसको हम लो मानते हैं। तो GI अगर 70 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कहलाएगा, एक्सट्रीम है, और 56 से 69 के बीच में है तो ये मीडियम रेंज है, और 55 से नीचे की GI जो है इसको हम लो या कम कहते हैं। जबकि ग्लाइसेमिक लोड का मान जो है उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि GL अगर 20 से ज़्यादा है तो इसको हम हाई मानेंगे, ज़्यादा मानेंगे, और 11 से 19 के बीच में है तो मीडियम है, यानी कि मध्यम है, और जब GL जो है 10 तक है, यानी कि 0 से 10 के बीच में है तो वो लो या कम है। अब आप समझ चुके होंगे कि GI के साथ ही आपको GL की जानकारी भी होना जरूरी है, तभी आप भोजन की गुणवत्ता निर्धारित कर सकते हैं या भोजन की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि दिन भर में जितना भोजन आप ग्रहण करते हैं उसका टोटल GL 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। हमने 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जो भी लिया हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो दिन भर का 24 घंटे में 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जबकि डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा जाता है कि दिन भर में ग्लाइसेमिक लोड उनका 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50 के अंदर ही रहना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि केवल अनाज का GL नहीं मापना है। हम जब भोजन की थाली हमारे सामने आती है तो उसमें केवल हम ये नहीं देखें कि गेहूं ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं या मक्का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसी का हम GL माप। उसके साथ में जो एक्सेसरीज आप ले रहे हैं, सहायक सामग्री आपकी थाली में पड़ी है, उसका भी हमें ग्लाइसेमिक लोड लेना है। अब एक मोटा अंदाज जो कहा जाता है, ग्लाइसेमिक लोड जब 1 बढ़ता है तो 1 ग्राम शुगर आपके ब्लड में जाता है। तो GL का बड़ा योगदान है भोजन की मात्रा नापने में। अब प्रसंगवश का पर्दा यहीं बंद करना होगा। आपके समझ में आ चुका होगा कि GL क्या है। अब फिर पहुंचते हैं किचन में, जहां पर गेहूं और चावल का साम्राज्य फैला हुआ है। इन दोनों अनाजों के साथ इतने व्यावसायिक प्रयोग हो चुके हैं कि तमाम किस्म के रेडी टू मेक उत्पाद उपलब्ध हैं। तैयार करने के लिहाज से ये ह्यूमन फ्रेंडली बन चुके हैं, मगर इनका स्वभाव ह्यूमन फ्रेंडली नहीं रह जाता है। इस तरह गेहूं और चावल के ऐसे सीरियल्स हैं जिनका मौजूदा लाइफस्टाइल में कम से कम उपयोग होना चाहिए। इस कारण मिलेट्स की तुलना में इन अनाजों या सीरियल्स या गेहूं चावल को मानव स्वास्थ्य के लिए विलेन ठहराया जाने लगा है। होता कुछ भी हो, लेकिन इतने किस्म की रेसिपी बन चुकी है कि तमाम अन्य इंग्रेडिएंट के साथ में इनकी पौष्टिकता शून्य या नेगेटिव हो जाती है। उदाहरण गेहूं का GI हम 63 मानते हैं। 100 ग्राम गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड यानी कि GL 50 के करीब होता है। इसमें से 30 ग्राम आटा यानी कि 1/4 कप आटे के ग्लाइसेमिक लोड को अगर लें तो 11.5 ये माना जाता है। गेहूं के उत्पादों का GI और GL इससे कहीं ज़्यादा है,
ये तो हम गेहूं की बात कर रहे थे, लेकिन जो इसके अन्य उत्पाद हैं, मैदा है, सूजी है, तो उनके जीआई स्तर बढ़ जाते हैं। गेहूं से बने सूजी का जीआई 66 और 30 ग्राम सूजी का जीएल 14.7 होता है। गेहूं से बने मैदा या वाइट फ्लोर का जीआई 71 है, 71 है, और 30 ग्राम मैदे का जीएल 16 के करीब होता है। इसके बाद इनको डीप फ्राई, भुनना, घी में बनाना, पराठे के रूप में खाना, और इसके अलावा इनमें आलू मसाला भरना, तो ये जीएल का सही आकलन उसके बाद किया जा सकता है कि हमारे भोजन में जो हम गेहूं ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अब कितनी पहुंची है। गेहूं के उत्पाद के रूप में दलिया या ब्रोकन व्हीट सबसे सौम्य लगता है। दलिया का जीआई 41 है, यानी कि गेहूं से कम है, और इसका जीएल 9.4 है। इसी तरह से चावल की अनेक किस्में या वैरायटी मिलती हैं। हम भारत के लोग हैं तो संस्कृत भाषा में इसको कच्चे चावल को तंडुल कहा जाता है, ये हमने कई कथाओं में भी सुना होगा। और पके भोजन को या पके चावल को, जिसको हम भात कहते हैं, उसको संस्कृत में ओदन कहा जाता है। अब इसमें जीआई की बड़ी रेंज है। चावल दुनिया के आधी से ज़्यादा आबादी का प्रिय भोजन है और लगभग सभी देशों में खाया जाता है। सफ़ेद चावल को वाइट राइस या अरवा चावल कहते हैं। सफ़ेद चावल का जीआई 38 से लेकर के 110-115 तक पहुंचता है, जबकि बासमती चावल का जीआई 42 से लेकर के 70 के बीच में होता है। उसना चावल, ये हम पूर्वी भारत में ज़्यादातर पाते हैं, यानी कि पार बॉइल्ड राइस, जिसका जीआई 38 से 50 के बीच में होता है। उसना को हम लोग सेला चावल या भुजिया चावल भी कहते हैं। और इस चावल को कूटने से पहले उबाला जाता है, जिसकी वजह से इसके जो छिलका है उनमें मौजूद जो पौष्टिक तत्व हैं वो चावल में चले जाते हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें पानी के साथ बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक सामान्य चावल के मुकाबले जो बॉइल्ड चावल है या सेमी बॉइल्ड चावल है, ये ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक इसीलिए कहा जाता है। चावल की अन्य किस्में हैं ब्राउन राइस, रेड राइस और ब्लैक राइस। ये जो उगाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ना पालतू चावल। पालतू इसलिए कहते हैं कि एक राइस जो है वो वाइल्ड राइस भी है। जो चीज़ हम खुद से नहीं उगाते हैं वो जंगल का है, वाइल्ड है, लेकिन जिसे हम अपने फसली चक्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उगाते हैं, उन फसलों को पालतू या घरेलू किस्में मान लेते हैं। तमाम तरह के दावे और खूबसूरत पैकिंग के सहारे आजकल हम विभिन्न किस्म के ब्राउन राइस, रेड राइस, इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं बाज़ार में और मुँह मांगी दाम पर खरीद भी रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि चावल जितना छोटा है उसका जीआई उतना बड़ा है। ये आप लोगों ने भी गौर किया होगा। अगर आप चावल बनाते हैं तो उसमें जो चिपचिपापन है, यानी कि उसका जो स्टार्च है, माड़ है, वो उसमें ज़्यादा निकलता है, उसको निकाल देना पड़ता है। और गांव में तो उसको जानवरों को भी खिला देते हैं ताकि उनके लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, लाभप्रद होता है। भारत का बासमती चावल जो है उसका जीआई और जीएल क्वालिटी के लिहाज से ब्राउन राइस और ब्लैक राइस और रेड राइस के समान ही है। रेड राइस आमतौर पर चाइना में बहुत पाया जाता है। ब्लैक राइस कई जगह भारत में भी मिलता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लाल किस्म का चावल है जिसमें कहा जाता है कि इसमें लोहा यानी कि आयरन बहुत है। इसे आम बोलचाल की भाषा में तिन्नी चावल कहते हैं। इसे व्रत में भी खाया जाता है। यह अनाज की श्रेणी में नहीं आता है। मज़ेदार बात यह है, अब मैं जिस इस तिन्नी चावल के जिक्र कर रहा हूँ ये वाइल्ड राइस के श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भी तालाबों में होता है और उसी तरह से इसको इकट्ठा किया जाता है। इसको बोया नहीं जाता है, यह खुद ब खुद हो जाता है और हर साल इसका फसल चक्र चलता रहता है। इसीलिए इसे
अनाज की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा वगैरह में जो वाइल्ड राइस होता है वो भी इसी तरह से उगाया जाता है या उगता है अपने आप, और उसको फसल के रूप में लोग नाव इनके बीच में लेके जाते हैं, लेक्स के बीच में या झीलों के बीच में, और उसकी फसलों को नाव के ऊपर उसकी जो बालियां हैं झुका करके एक लाठी से या छोटी सी लकड़ी से उसको हल्का सा हिलाते हैं तो पके हुए दाने सब नाव में गिर जाते हैं। इस तरह से इसकी फसल, इसकी क्रॉप को इकट्ठा किया जाता है। अब हम ये देखें कि गेहूं चावल को किचन का विलेन क्यों कहा जा रहा है। उसकी वजह मैं एक तो थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि इन अनाजों के इतने वेरिएंट, इतने जो सब ब्रांड हैं वो बन चुके हैं कि आप पास्ता में मैदा खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, नूडल्स में क्या खा रहे हैं, ये सभी गेहूं चावल के ही उत्पाद हैं। आप इसी तरह से अगर ब्राउन ब्रेड लेके आ रहे हैं मार्केट से, लेकिन ब्राउन ब्रेड पता नहीं कितना उस पर जो ओरिजिनल है वो है कि नहीं, बनाने वाले ने क्या किया है। इसी तरह से होल व्हीट भी लिखा जाता है ब्रेड के आगे, तो होल व्हीट इस्तेमाल हुआ है। होल व्हीट का मतलब तो यह है कि उसमें चोकर भी होना चाहिए, उसमें उसके छिलके का हिस्सा भी होना चाहिए, और जो बीज वाला हिस्सा है उसको हम जर्म जो कहते हैं वो भी रहना चाहिए, कार्नल एंडोस्पर्म जिसको कहें, उसको नष्ट किए बिना। यानी कि ये बड़ा पौष्टिक चीज़ है। लेकिन होल व्हीट कितने लोग बनाएंगे, ब्रेड मेकर जो बेकर्स हैं, केवल रैपर में लिखने की वजह से या कलर का उपयोग करने से हम ये मान लें कि ये सामान्य ब्रेड होल व्हीट ब्रेड हो गई है या ब्राउन ब्रेड हो गई है, तो ये संभव नहीं है। और हमारे बाज़ार में, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में अभी इस तरह की मॉनिटरिंग भी नहीं है कि अगर आपने रैपर में इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो जानकारी दे रखी है वही चीज़ें आपके प्रोडक्ट में हैं कि नहीं है, कोई बराबर मॉनिटरिंग करे। यूरोपियन कंट्री और अमेरिका वगैरह में तो ये संभव है, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये नहीं संभव है। इसलिए अरे भाई, अगर किचन में हम गेहूं चावल को रखना चाहते हैं, विलेन नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि हम ऐसे व्यंजन बनाना सीख लें जिससे आटा या चावल के मुकाबले कम जिनका जीआई और कम उनका जीएल हो। अब जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, अगर हम चावल बना रहे हैं तो अपने किचन में उसमें कुछ चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे दरदरी हुई कोई दाल, यानी कि 100 ग्राम हमें चावल बनाना है, कोई दाल अगर हम 25 ग्राम उसमें मिला देते हैं और चावल 75 ही ग्राम रखते हैं, तो इस तरह से जो चावल हमारा तैयार होगा वो कम से कम 25 ग्राम कम नुकसानदायक होगा। अगर हमें सफ़ेद रंग का ही चावल पसंद है तो कद्दूकस की गई सफ़ेद गोभी आप उसमें मिला दीजिए, इसको 50-50% भी मिला सकते हैं, तो हम चावल जो है बहुत खूबसूरत भी लगेगा और खाने में आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। अगर थोड़ा रंगीन चावल आप खा सकते हैं तो ब्रोकली वगैरह भी मिलाई जा सकती है। इसी तरह से अन्य कुछ दालें भी हैं जिनको आप इसमें मिला सकते हैं। आप उसको खिचड़ी मत कहिए, खिचड़ी कहेंगे तो हो सकता है आपको वो थोड़ा सा आभास करे कि नहीं, हम चावल नहीं खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। आप उसको चावल का ही नाम दीजिए, जिससे कि आपका जीएल स्वतः कम हो जाएगा। इन फसलों यानी कि गेहूं चावल के सेहतमंद व्यंजन अगर आप किचन में बनाना सीख लेंगे तो आप बाज़ार से सब स्टैंडर्ड सामग्री खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। इसमें एक और एपिसोड लेकर के, यानी कि मिलेट्स पर एक और एपिसोड लेकर के आऊँगा, और ताकि वो फाइनल शेप हो जिसमें कंदमूल फल भी शामिल होंगे, और कंदमूल के बारे में जो कई भ्रांतियां हैं उनको भी मैं यहाँ पर उनका समाधान मैं यहाँ करने का प्रयास करूँगा। और अगर आज का ये प्रयास मेरा अच्छा लगे तो कृपया जो है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ ख़त्म करते हैं आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।